नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मैं तुम लोगों से दूर हूँ। यहाँ पर जिन लोगों से दूर होने की बात कर रहे हैं वो कौन सा वो कौन से वर्ग के लोग हैं? वो धनवान वर्ग के लोग हैं। तो आइए इस कविता में मूल भावों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं यानी स्वयं कवि तुम लोगों से, लोग यहाँ पर कौन किनको कहा है? जो धनवान है या जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनसे इतना दूर हूं, अर्थात हम दोनों में बहुत दूरियां हैं, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। ये क्या कहते हैं कि तुम्हारी, किसकी? धनवान वर्ग के लोगों की जो जीवन के लिए प्रेरणाएं हैं और मेरी जो प्रेरणाएं हैं दोनों अलग अलग हैं। कवि ने अपनी प्रेरणा किसको कहा है? अपने लेखन की प्रेरणा किसको कहा है? सर्वहारा वर्ग को कहा है। इससे पहली कविता में हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो ये मानते हैं कि मेरी प्रेरणा सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब है वो गरीब वर्ग मेरी प्रेरणा है, जिनसे प्रेरित होकर मैं काव्य की रचना करता हूँ। जबकि जो धनवान वर्ग है उनके जीवन की, उनके कार्य की प्रेरणाएं अलग है, यानी दोनों की प्रेरणा भिन्न है। जो तुम्हारे लिए विष है वो मेरे लिए अन्न है। अन्न यानी मुझे जीवन देता है। क्या? जो तुम्हारे लिए विष है, अर्थात दोनों के लिए जो भोजन जीवन शक्ति है वो भी कैसी है? भिन्न है। यहाँ पर जो स्वयं कवि हैं वो क्योंकि सर्वहारा वर्ग के साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये मोटा अनाज ग्रहण करते हैं। जबकि वही मोटा अनाज धनवान वर्ग के लिए किसके समान है? विष के समान है। यानी दोनों के जीवन के स्तरों में अंतर है। मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है। यहाँ पर असंग यानी जिसके साथ कोई न हो। जब मेरे साथ कोई नहीं होता, ऐसी स्थिति में मेरे साथ चलता फिरता है कौन? ये जो सर्वहारा वर्ग है वो मुझे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान पर जहाँ मैं अकेला हूँ, कोई मेरा संगी साथी नहीं है, तो मुझे सहायता देता है। अकेले में वो मेरा साथी बनता है या साथी का हाथ बनता है, अर्थात सहायक बनता है उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित है। और ये सहारा मुझे कौन देता है? जो जिनकी तुम निंदा करते हो। गर्हित यानी जो तुम्हारे लिए निंदित हैं, वही वर्ग, वही लोग मेरी सहायता करते हैं, मेरे अकेलेपन में मेरा साथ देते हैं और मेरे लिए सहायता का, साहचर्य का, साथी का हाथ या सहारे का हाथ बनते हैं, अर्थात मुझे सहारा देते हैं। लेकिन वो वर्ग तुम्हारे लिए क्या है? गर्हित है, निंदित है, उसको तुम महत्व नहीं देते, उसका तुम त्याग करते हो। किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित है, पुरस्कृत हैं, इसीलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है। सतत यानी निरंतर, लगातार, हमेशा। आघात से अभिप्राय क्या है? प्रहार, कि तुम मुझ पर हमेशा प्रहार करते हो। क्यों प्रहार करते हो? उस सर्वहारा वर्ग की निंदा करके, उसकी उपेक्षा करके, उसे नीचा दिखाकर, उसका शोषण करके। लेकिन वो मुझसे अलग नहीं है, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में, जो मेरी आत्मा व्याकुल है उसमें बिंबित हैं, पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं, और मेरी आत्मा में हमेशा वो बिंबित रहते हैं। उनका बिंब हमेशा बसा है, मेरी आत्मा से वो जुड़े हैं और मेरे द्वारा वो सम्माननीय है। मैं उनको सम्मान का पात्र मानता हूँ, सम्मान देता हूँ, सम्माननीय है। लेकिन इसीलिए तुम्हारा मुझ पर सतत यानी लगातार, निरंतर ये प्रहार है, आघात है। सबके सामने और अकेले में, चाहे वो सबके सामने है या बिल्कुल अकेले में, मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इस सारे झमेले में। कि जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या फिर यहाँ पर कहें जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग है, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष है, वही संघर्ष मेरे महाकाव्यों में यानी मेरी रचनाओं में भरा पड़ा है।
रक्त भरे महाकाव्यों में, यानी इस शोषण का जो रक्त है मेरे कहा महाकाव्यों के पन्नों में भरा पड़ा है, यानी मेरी काव्य रचनाएं इसी भाव से ओत प्रोत हैं। और यही हमारे तुम्हारा जो झगड़ा और झमेला है वो मेरे काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है, यानी मेरी रचनाओं में इस भाव को देखा जा सकता है। आगे कहते हैं, असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूँ, इसीलिए कि वह चक्रधार जीनों पर मिलती है, छल छद्म धन की, किंतु मैं सीधी साधी पटरी पटरी दौड़ा हूँ जीवन की। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत सीधे साधे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं असफलता का धूल और कचरा ओढ़े हुए हूँ, अर्थात मुझे जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो अब तक प्राप्त मैं नहीं कर पाया। क्यों प्राप्त नहीं कर पाया? क्योंकि मैं अपने जीवन को सीधे सरल तरीके से एक रास्ते पर आगे बढ़ा रहा हूँ। जीवन की सीधी सादी पटरी पर मैं गतिमान हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन जो सफलता है वो मुझे नहीं मिली, इसीलिए कि वह यानी सफलता चक्रदार जीनों पर मिलती है। जीनों से अभिप्राय क्या है? सीढ़ियों पर मिलती है। चक्रदार जो घुमावदार सीढ़ियां होती है उनको चढ़ना पड़ता है, और ये घुमावदार सीढ़ियां किसकी है? छल छद्म की, यानी छल कपट और धन की है। यहाँ छल कपट और धन का प्रयोग करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जीवन की सीधी सादी पटरी पर दौड़ा हूँ, इसीलिए मैं जीवन में असफल हूँ, जीवन में मुझे सफलता नहीं मिली। फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ, दुखी हूँ कि मेरे होने से मैं दुखी हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो अब तक मैं नहीं कर पाया। विष से अप्रसन्न हूँ, जो मेरे जीवन में दुख है, विष है, उनके कारण मैं अप्रसन्न हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि जो सफलता, जो सार्थकता मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। इसीलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, मेरे जीवन में जो है उससे और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, और जो दुनिया छल कपट छद्म से भरी पड़ी है, बुराई से भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है, उसको साफ करने के लिए एक मेहतर का अभिप्राय क्या है? यहाँ सफाई कर्मी या सफाई करने वाला चाहिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस छल कपट रूपी गंदगी को साफ कर पाए, इस कचरे को साफ कर पाए, इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बना पाए। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इस छल कपट रूपी कूड़े को सामने लाऊं और इसे साफ करने की भी कोशिश करूं, लेकिन मैं वो सफाई कर्मी नहीं बन पाता जैसा होना चाहिए था। पर रोज कोई भीतर चिल्लाता है, लेकिन मेरी आत्मा मुझे अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए प्रतीत होती है। मेरा जो अंतर मन है वो भीतर ही भीतर चिल्लाता है कि कोई काम बुरा नहीं, कि ये काम भी तुम कर सकते हो। दुनिया को साफ करने का काम, दुनिया से जो छल कपट रूपी गंदगी है, वो भ्रष्टाचार है, उसको साफ करने का काम तुम कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम बुरा नहीं, बशर्ते, शर्त क्या है? आदमी खरा हो, यानी आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने को उस ओर लेकर नहीं जा पाता। किस ओर? जो रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर की गतियों की दुनिया में, यानी जो सुविधा संपन्न दुनिया है, जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी ओर मैं अपने आप को नहीं लेकर जा पाता। मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया, क्यों? क्योंकि मुझे क्या नजर आता है? मेरी वो भूखी, गरीब वर्ग की भूखी बच्ची कौन है? मुनिया है, जो शून्यों में है, जिसके जीवन में अंधकार है, उसे कोई भी सही मार्ग, सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अपने जीवन यापन के लिए। उसकी पेटों की आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, कुछ ना होने की जो पीड़ा है, यानी उसकी जो पेट की आंतें हैं वो खाली हैं, और उसमें खालीपन का जो दुख है, दर्द है, यानी वो अपना पेट भी समय पर नहीं भर पाती। छाती के कोशों में रहितों की व्रीड़ा है। व्रीड़ा से अभिप्राय क्या है? शर्म, लज्जा। कि छाती के कोश यानी भीतर, मन के भीतर के जो खजाने हैं
उनमें रहितों की व्रीड़ा है। व्रीड़ा यानी शर्म है। रहितों यानी जो विहीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। विहीन, जो विहीन है यानी जो रहित है, जिनके पास कोई साधन संपन्न नहीं है। कोश यानी खजाने। जो मन के भीतर के जो खजाने हैं, उनमें उन लोगों के प्रति, उन लोगों के लिए शर्म का भाव है, लज्जा का भाव है, जो रहित है, दुखी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी जो अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। मेरे भीतर के भाव में वो शर्म और लज्जा का भाव है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। एक तरफ वो वर्ग है जो साधन संपन्न वर्ग है, जिनके पास रेफ्रिजरेटर है, रेडियोग्रामो है, जो जिनसे अपना मनोरंजन कर सकते हैं, जिससे अपने जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं। वो विटामिन हैं जिनसे वो अपने जीवन की कमजोरियों को या अपने शारीरिक अभावों को दूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मुझे क्या नजर आती है? मुनिया नजर आती है, जो भूखी है, खाली पेट है, उसकी आंतें खाली हैं और उसके जीवन में अंधकार है, शून्य है। कहीं पर भी उसको जीवन में प्रकाश नजर नहीं आता, जीवन की सही दिशा नजर नहीं आती। और इसी बात को लेकर मेरे मन में लज्जा का भाव है, पीड़ा का भाव है, शर्म का भाव। कवि कहते हैं कि शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है। जो शून्य अर्थात जीवन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उन निम्न वर्ग के जीवन में जो पीड़ा है, वही सत्य है, जीवन की वास्तविकता है। शेष सब अवास्तव, अयथार्थ, मिथ्या है, भ्रम है। मिथ्या है, भ्रम है, अयथार्थ यानी यथार्थ उसमें कुछ भी नहीं है, वो अवास्तविक है। अवास्तविक क्या है? जो शेष सब बच जाता है, यानी जो श्रमिक वर्ग का दुख है, निम्न वर्ग का जो दुख है, वही वास्तव है, वही सत्य है। बाकी सब कुछ अवास्तविक, अयथार्थ, मिथ्या है, भ्रम है, भटकावा है। सत्य केवल एक, जो कि दुखों का क्रम है, कि उस श्रमिक और निम्न वर्ग के जीवन में जो दुख है, केवल वही दुखों का आना जाना ही सत्य है। मैं कनफटा हूँ, हेठा हूँ, यानी जो उच्च वर्ग है वो मुझे क्या समझते हैं? कनफटा, कान जिसका फटा हो, जिसका कान कटा हो। हेठा यानी छोटा या निम्न हूँ। छोटा, निम्न या नीच कहा जाता है किसको? जो श्रमिक वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग हैं। और मुझे क्या कहता है उच्च वर्ग? कि मैं कनफटा, फटे हुए कान है मेरे, मैं छोटा हूँ, नीच हूँ। शेवरलेट डोज के नीचे मैं लेटा हूँ। जो गाड़ियां हैं शेवरलेट डोज यानी कार का जो ब्रांड है, उस ब्रांडेड कार के नीचे मैं लेटा हूँ, तेलिया लिबास, और मेरे कपड़े तेल के धब्बों से भरे हुए हैं। और मैं पुर्जे सुधारता हूँ, पुर्जे ठीक करता हूँ, उसकी मशीनरी ठीक करता हूँ। किसकी? उस गाड़ी के नीचे लेटकर, और मेरे कपड़े तेल से भरे हुए हैं और मैं नीचे लेटकर उनके पुर्जे ठीक करता हूँ। तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का पालन करता हूँ, तुम्हारी आज्ञा मानता हूँ, अर्थात मैं श्रम करता हूँ। कहने का भाव क्या है? कि मैं श्रमिक वर्ग से हूँ, तुम्हारी आज्ञा मानना ही मेरे जीवन का एक मूल उद्देश्य बन गया है। मैं तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, तुम्हारी आज्ञा ढोता हूँ। एक मजदूर की तरह, एक बंधुआ मजदूर की तरह मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक है वो उस निम्न, गरीब, श्रमिक या जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उसका चित्रण यहाँ पर करते हैं और मानते हैं कि वो किस प्रकार पीड़ा को झेलते हैं, किस प्रकार उनके जीवन में दुख हैं। और पूंजीपति वर्ग हमेशा प्रायः उनका शोषण करता है, उनसे सेवाएं लेता है, लेकिन उन पर अत्याचार भी करता है। तो इस तरह से इस काव्य के माध्यम से उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो संघर्ष है, उस जीवन संघर्ष को यहाँ दिखाने का कोशिश इस कविता में की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इस कवि के वास्तविक भाव तक पहुँचाने में सफल रही हूँ और आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें अगर अलंकारों की बात करें कविता में, तो इस कविता में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये कुछ एक अलंकार भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें, जिससे कि आप एक अच्छा प्रश्न तैयार कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।